नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, किसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बस 2 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। चलिए जी, करें स्टार्ट आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि जो आपकी थ्योरी की जो क्लास है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी लगाई जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं ऑफलाइन लगाने के लिए, और इसके लिए मैं वीकली एक डे डिसाइड कर दूंगा जिस दिन मैं आपको ऑफलाइन क्लास दे दूंगा। ऑफलाइन क्लास के दौरान आपको कुछ समस्याएं आएगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि प्रतिदिन के हिसाब से अगर जो सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे वो ऑफलाइन में किसी परिस्थिति में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपका समय भी खराब होगा। दूसरा, बच्चे दूर दूर से हैं, उनका आना भी मुश्किल हो जाता है रेगुलरिटी में। तो वीकली एक क्लास के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें, अपने घर पर भी पढ़ें, ऑनलाइन को भी पढ़ें, और वीकली जो मैं क्लास डिसाइड करूं जिस डे को भी, उस डे अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, आप उस पॉइंट्स के रिगार्डिंग मेरे से आकर के बात करें। आपको उसके साथ साथ मैं एक ऑप्शन ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपको लाइव क्लास के दौरान कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, कोई आपको ऐसा सब टॉपिक है जिसे आप दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दें, चाहे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर मैसेज कर दें। मैं आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक को पहले क्लियर करूंगा। जिन जिन बच्चों को नहीं समझ आया होगा उसके बाद ही नेक्स्ट का सिलेबस हम प्रारंभ करेंगे। अब ये सिलेबस स्टार्ट करना हमारे लिए मजबूरी होती है, क्योंकि अगर हम सिलेबस को रेगुलरिटी में नहीं चलाएंगे तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, समय कम है। कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। आपको मैं ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोग फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरे साथ, आप आराम से पास हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम फेल हो सकते हैं, संभव नहीं है ये चीज़ कि आप फेल हो जाएंगे। हम जो पढ़ाएंगे वो, और जो आपको पढ़ने के लिए मेन पॉइंट्स आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे PDF फाइल्स में, वो आप पढ़ लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चलिए जो भी है, आप मुझे अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो मैसेज कर दीजिएगा। पिछली बार हमने टॉपिक पढ़ा था विकास का, और आज हम विकास जब बच्चे क्या पढ़ने जा रहे हैं तो हम 2 ही टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे। 2 पॉइंट्स का विकास हम समझेंगे, पहला शारीरिक विकास और दूसरा क्रियात्मक विकास। उसके बाद जो शाम की क्लासेस होगी उसमें हम बाकी एक्स्ट्रा जितना भी है, चाहे वो आपका भाषाई विकास है, चाहे बौद्धिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, ठीक है, जितने भी हैं हम लोग शाम को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम 2 पॉइंट्स में सिर्फ इसको रीड करेंगे, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास। आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है वो उसके जीवन का एक आधार होता है। बच्चे का जो विकास होता है उस पर संपूर्ण जीवन उसका टिका हुआ होता है। अगर विकास किसी रूप में प्रभावित हो जाए तो बच्चे का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। आप इस बात को मानते हैं। अब ये जो विकास है ये तो है नहीं कि जन्म के बाद से शिशु अवस्था में जब बच्चा पैदा हो जाता है तब होता है, ऐसा भी नहीं है। जब गर्भाधारण की स्थिति आती है, जब बच्चा गर्भ में ठहर जाता है, उसी दिन से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ये अलग चीज है कि वो भ्रूण के रूप में विकास है, और उसके बाद भ्रूण से जब वो पूर्णतया एक बच्चे का शरीर शिशु का रूप धारण कर लेता है, वो विकास है। उसके बाद बाल्यावस्था का विकास है, शिशु अवस्था का विकास है। ये सारे विकास अलग अलग होते हैं और इन सभी विकास में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। शिशु का विकास अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूं समझ सकते हैं कि एक मानव का विकास भ्रूण
के रूप से प्रारंभ होकर के और उसके मृत होने तक यानी मरने तक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये रेगुलर चलती है, नियमित रूप से चलेगी। तो विकास को हम पढ़ते हैं तो दो विकास पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला है शारीरिक विकास, और मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुका हूँ तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चलिए वीडियोज़ को जो बराबर में आपको फाइल दिखाई दे रही है इस फाइल पर गौर कीजिए। पहला हम पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में ये कहता है, परिभाषा बता रहे हैं हम लोगों को, शारीरिक विकास का मतलब बच्चे के शरीर की बनावट और उसमें होने वाले बदलाव से है। शारीरिक विकास का मतलब बच्चे के शरीर की बनावट और उसमें होने वाले बदलाव से है। इसमें बच्चे के शरीर का वजन, उसकी लंबाई, हड्डियों का विकास और उनकी मजबूती जैसी चीजें शामिल होती हैं। इसके बाद ये लिख रहा है, शारीरिक जो विकास है इसको दो भागों में इन्होंने बांटा है। एक बांटा है पहला शारीरिक रचना का विकास, और दूसरा इन्होंने लिखा है आपके सामने शरीर क्रियात्मक विकास। अब यहाँ देखिए, शारीरिक रचना का विकास में ये लिखता है, इसमें शरीर का आकार, वजन, ऊंचाई, शरीर के अंगों का अनुपात, हड्डियां और दांत वगैरह का विकास शामिल होता है। और दूसरा लिखता है शरीर क्रियात्मक विकास, ये भी है शारीरिक विकास ही। देखिए मैं आपको शारीरिक विकास के दोनों पॉइंट्स क्लियर करूंगा, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास। तो शारीरिक विकास में दो तरह के विकास होते हैं, पहला है शरीर रचना का विकास यानी बॉडी का निर्माण, और दूसरा है शरीर क्रियात्मक विकास। इसमें तंत्रिका तंत्र, हृदय, रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां या अंतःस्रावी ग्रंथियों का रोमांचक विकास शामिल होता है। हम इस छोटी सी परिभाषा को और इस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये कहता है शारीरिक विकास का मतलब बच्चे के शरीर की बनावट। अब शारीरिक विकास यानी जो शिशु पैदा होता है, आपने उसे देखा है, उसके बाद उसका जो भी शारीरिक बनावट में जो अंतर आता है उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। उसमें जो आपको बदलाव दिखेंगे उसके शरीर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। और यह विकास कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, आप इस बात को समझिए कि कोई 2-4 दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये कोई छोटी सी प्रक्रिया नहीं है कि पूरी हो जाएगी। ये एक लंबा और जटिल प्रोसेस होता है, लंबे टाइम तक ये चलता है। जो शारीरिक विकास है वो कुछ समय में नहीं पूर्ण होता, एक लंबे सतत रूप से, रेगुलरिटी रूप से और लंबे टाइम तक चलता है। जीवन के शुरुआती जो वर्ष होते हैं उसमें बहुत ही शारीरिक विकास मायने रखता है, क्योंकि अगर जन्म के समय, जन्म शिशु अवस्था में या जीवन के जो शुरुआती वर्ष है उसमें यदि शारीरिक विकास प्रभावित हो जाए तो संपूर्ण जीवन प्रभावित हो सकता है। आपने देखा भी है, शिशु अवस्था में अगर किसी बच्चे का विकास नहीं हुआ, कोई पोलियो वाले आपने देखे होंगे, या कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका हाथ या नहीं है, या एक हाथ छोटा रह गया, एक हाथ बड़ा हो गया, या जिसके हाथ टेढ़े हो गए बचपन में किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो ये क्या करता है, शारीरिक विकास उसका प्रभावित हो जाता है। और जब शारीरिक विकास प्रभावित होगा तो संपूर्ण जीवन आपको पता है कि उस चीज़ से वो कैसे प्रयोग कर पाएगा, उस हाथ का कैसे प्रयोग कर पाएगा जो हाथ टेढ़ा हो गया। अगर थोड़ा बहुत प्रयोग कर लेगा, लेकिन जो हाथ सही है उन दोनों के बीच में क्रिया करने में बहुत अंतर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन के शुरुआती जो वर्ष होते हैं, वो साल जो है वो जीवन के ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर संपूर्ण जीवन टिका होता है, उस विकास के ऊपर सारा जीवन टिका होता है। बचपन में आपने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, जो बचपन की पढ़ाई है वही तो संपूर्ण जीवन काम आती है, उसी को आधार मान करके हम सब कुछ चलते हैं। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को समझिए कि शुरुआती साल बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान क्या होता है, बच्चे के शरीर का वजन जो है वो, उसकी लंबाई जो है वो, उसकी हड्डियाँ जो है उनमें अंतर आना, उनको मजबूती आना, उनकी संख्याओं में परिवर्तन आ जाना, उसके अलावा मांसपेशियों का सुदृढ़ीकरण, मजबूती आना मांसपेशियों के अंदर, यानी कुल मिलाकर के उसकी सारी सेहत का जो विकास होता है उसे हम शारीरिक विकास में रखते हैं। फिजिकल जो है उस विकास में हम इसको मानते हैं। अब आप समझिए कि बालक का जो भार की जो वृद्धि है, बच्चे की जो भार की जो वृद्धि होती है वो भी एक शारीरिक विकास ही होता है, क्योंकि बच्चे के वजन बढ़ने का एक अहम संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है। अगर बच्चे का वजन आप अनुपातिक रूप से देखें,
जो उसकी आयु में उसका वजन होना चाहिए, वो अगर वजन उसके अंदर बढ़ रहा है तो आप ये मान के चलते हैं ना कि उसके बच्चे की सेहत अच्छी है। और अगर वही वजन घट जाए तो हम शारीरिक विकास को अवरुद्ध मान लेते हैं। तो वजन जो है, वजन का बढ़ना, वो भी एक शारीरिक विकास में है। और ये जो वजन है जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दूसरी चीज आपको यहाँ एक चीज और भी समझनी है कि जो ये शरीर के अंदर जो वजन का बढ़ना है, ये सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, बल्कि क्या होता है, शारीरिक गतिविधियों पर भी डिपेंड होता है, और जेनेटिक रूप से यानी जो आनुवंशिक रूप होता है उस पर भी डिपेंड होता है। तो हम एक दायरा नहीं मान सकते इस चीज़ के लिए कि शारीरिक विकास में वज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ बच्चों का वज़न अलग होगा, कुछ हेल्थी, ज़्यादा हेल्थी होंगे, कुछ कम हेल्थी होंगे, लेकिन जो अनुपातिक वज़न है जिसे हमने माना है कि मान लेते हैं 4 महीने के बच्चे के अंदर 7 से 8, 7.5 किलो के आसपास वज़न होना चाहिए, क्षमा कीजिए 5 से 5.5 किलो वेट होना चाहिए। तो अगर ये अनुपात है तो इस अनुपात का मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर 5 केजी का है तो भी स्वस्थ मान लिया जाएगा, और अगर कोई 6.5 केजी का, 7 केजी का तो भी स्वस्थ है। अब ये दोनों के बीच में वजन का जो अंतर है, ये जेनेटिक रूप यानी उसके आनुवंशिक रूप से भी हो सकता है, उस पर भी डिपेंड है। अगर माता पिता पतले हैं, दुबले हैं, तो हो सकता है बच्चे का शरीर भी थोड़ा सा दुबला पतला हो। ठीक है, खाने पीने से इस चीज़ को कोई महत्व नहीं समझते हम इस चीज़ में। और सही वजन को बनाए रखना जो है, वो भी आप ये मान के चलिएगा कि स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा विकास होता है, जरूरी है। उसके बाद अगर मैं इसी शारीरिक विकास में बात करूं तो लंबाई जो है, जिसे हम लंबाई की बात करें तो लंबाई भी एक शारीरिक विकास है, ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है। और लंबाई भी अलग अलग चरणों में बढ़ती है। आपने देखा होगा नवजात शिशुओं से लेकर किशोरों तक लंबाई में बदलाव जो होता है वो आप देखते आते हैं कि उनका शरीर कैसे बढ़ रहा है। और लंबाई भी जो बढ़ती है वो सही खान पान से, एक्सरसाइज से बढ़ती है, लेकिन उसमें भी जेनेटिक यानी आनुवंशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हड्डियों को भी हमने इसमें शामिल किया है, जैसे इन्होंने लिखा है कि हड्डियों का विकास, उनकी मजबूती। तो हड्डियों का बढ़ना और मजबूत होना ये भी शारीरिक विकास के अंदर ही अहम पहलू है। बच्चे के समय आपने देखा होगा हड्डियां बड़ी मुलायम होती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ बच्चे जो खेल दिखाने वाले आते हैं, आपने देखा है जो लोग एक सरिये से के अंदर, सरिया होता है राउंड का, उसके अंदर से अपना शरीर को निकाल लेते हैं। अगर ये क्रिया क्यों उनकी हो जाती है, आप लोग नहीं कर पाते, क्यों हो जाती है? क्योंकि वो बचपन से ही अपनी, जब उसकी हड्डियों जो कोमल होती हैं उसी समय वो उन हड्डियों को उसी रूप से मोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और निरंतर फिर वो उसका अभ्यास करते रहते हैं, तो उनकी हड्डियां उस शेप को धारण करने में सफल हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जैसे हम बात करें साधारणतः, तो हड्डियां क्या होती है, शुरू के समय में तो मुलायम होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कठोर होनी प्रारंभ हो जाती है। ये कठोर होंगी और आपस में जुड़नी भी प्रारंभ हो जाएंगी। जुड़ करके और कठोर होकर के ये एक ऐसी परिस्थिति या एक ऐसी स्थिति में आ जाती हैं जहां इनमें ताकत आ जाती है। आपने कभी किसी बच्चे को, छोटा बच्चा होगा 5-6 महीने का, 7 महीने का, साल भर का भी, तो उसकी हड्डी को जब टूट जाए तो आपने कभी एक्सरे देखा नहीं होगा। अगर देखा है तो आप गौर कीजिएगा, उसके एक्सरे के दौरान आप देखेंगे कि हड्डी चटकना और हड्डी टूटना, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। हड्डी चटकने में क्या होता है कि जैसे मान लिया राउंड हड्डी है तो उसमें यूं दरारें पड़ जाती है, या यूं दरार पड़ जाएगी पर हड्डी टूट करके अलग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसकी मुलायम हड्डी होती है। जैसे आपने किसी गिल्ली लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करी हो तो जल्दी से वो अलग नहीं हो पाती, बीच में से उसके टूटने जाती है वो। तो वैसे ही बचपन में अगर कोई शिशु अवस्था में या जब हड्डियाँ मजबूत नहीं होती तब तक कोई हड्डी टूटती है तो उस रूप से टूटती है, और जब बाल्यावस्था के बाद जब हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं तो वो चटक भी जाती हैं, पूरी की पूरी अलग अलग हो सकती हैं दोनों टुकड़े। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हड्डियाँ धीरे धीरे मजबूत हो जाती हैं। और शारीरिक अवस्था इसी विकास में ये भी चीज़ है कि हड्डियाँ जहाँ आप जन्म के समय देखेंगे तो वो 270 के आसपास, 275 हड्डियाँ, 270 होती हैं, 270 हड्डियाँ होती हैं। फिर वो आप देखेंगे
कि लगभग उसे आप बचपन तक वो पहुँचते वो 350 के आसपास हो जाती हैं। तो हड्डियों की संख्या भी अलग हो जाती है, कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती है, कुछ हड्डियाँ अलग अलग होनी प्रारंभ हो जाती हैं, अपना स्थान छोड़ करके दूसरा रूप धारण करना प्रारंभ कर लेती हैं। ठीक है, तो ये भी एक शारीरिक विकास है, इसे भी आपको समझना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं, और ये क्या कहता है, ये देखिए, बाल्यावस्था में जो लगभग 6 से 12 साल की उम्र के बीच होती है, बाल्यावस्था जो लगभग 6 से 12 साल की उम्र के बीच होती है, एक महत्वपूर्ण विकास का दौर है। हमने इस बात को पॉइंट को क्लियर कर दिया। इस समय में बच्चों का शारीरिक विकास शैशव और किशोरावस्था की तुलना में थोड़ा धीमी गति से होता है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ समझिए, इस समय में बच्चों का शारीरिक विकास अब कब, जब बाल्यावस्था होती है तब बच्चे का जो विकास होता है वो जब शिशु अवस्था में जो विकास हो रहा था उसकी तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़े धीमी गति से होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह विकास स्थिर और संतुलित रहता है। यानी जो एक बार विकास हो गया वो स्थिर रहेगा और संतुलित रहेगा। उसके बाद इस दौरान कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मांसपेशियों में विकास होता है जिसमें सहन शक्ति बढ़ती है। अभी हमने जैसे बताया कि हड्डियाँ मजबूत होगी, उसकी मांसपेशियाँ जो विकसित होंगी, और जब मांसपेशियाँ विकसित होती हैं तो उनमें मजबूती आ जाती है। जब मांसपेशियों के विकसित होने के बाद उनमें मजबूती आएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी सहन शक्ति यानी उनकी कार्य करने की क्षमता, उनका किसी वजन को उठाना मांसपेशियों का, ठीक है, या छलांग लगाना, ये सब मांसपेशियों का ही काम है। तो ये सब काम वो मांसपेशियां कर सकती हैं। किसी शिशु की अगर मुट्ठी में 500 ग्राम भी वजन दे दिया जाए लटका करके तो वो नहीं संभाल पाता। क्यों? क्योंकि उसके हथेली की जो मांसपेशियां होती है, ये हथेली होती है, ये उस वजन को सहन नहीं कर सकती। क्यों नहीं सहन कर सकती? क्योंकि उनके पास सहन शक्ति नहीं है, उनमें कठोरता नहीं है और वो स्ट्रोंग नहीं है। अब जब वो वही बच्चा 1-2 साल का हो जाएगा तो उसके हथेलियों में की मांसपेशियों में स्ट्रोंग हो जाएंगी मांसपेशियां, तो वो वजन संभाल पाएगा। ठीक है, दांतों का स्थायी रूप से आना शुरू हो जाता है, ये भी क्या है, एक शारीरिक विकास है। उसके बाद ये आपको कहता है बच्चे की ऊंचाई और वजन में नियमित वृद्धि होती है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये होता है शारीरिक विकास। उसके बाद है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं? मैंने कहा शारीरिक विकास आप लोगों ने समझ लिया कि शरीर के बनावट में जो भी फर्क आता है, जो भी अंतर आता है, उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर दूं, किसी शारीरिक विकास को आप ऐसे समझिए कि शरीर की बनावट में जो भी अंतर आएगा शिशु के जन्म के बाद, वो सारा का सारा शारीरिक विकास है। वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है और पॉजिटिव वे में भी जा सकता है। नेगेटिव वे में विकास जब जा सकता है जब कोई बीमारी हो जाती है, और पॉजिटिव वे यानी जब जा सकता है जब विकास अपने सही क्रम में चल रहा होता है। हाथों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, दांतों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, पैरों की लंबाई बढ़नी, वजन बढ़ना, सिर का साइज बढ़ना, उसके बाद नाक का साइज बढ़ना, ये सारे के सारे शारीरिक विकास है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है शारीरिक विकास, तो आपको यहाँ समझने, दिमाग में ये डालने की जरूरत नहीं है कि शारीरिक विकास होता कौन सा है। आपको ये पता चल गया कि यहाँ शारीरिक विकास से मतलब क्या है। अब क्रियात्मक विकास हम समझेंगे, और क्रियात्मक विकास को समझने के लिए आपको एक चीज बता दूं कि शारीरिक विकास जो है वो बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है। पूरा का पूरा क्रियात्मक विकास उस शारीरिक विकास के ऊपर डिपेंड होता है। अगर क्रियात्मक विकास को आप देखेंगे कि वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर क्रियात्मक विकास घट रहा है या विकास नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित हुआ है। तो अब इस बात को आप समझिए कि क्रियात्मक विकास सबसे पहली बात तो शारीरिक विकास पे डिपेंड होता है। अब ये कहता है क्रियात्मक विकास का मतलब है शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करके गतिविधियां करना। क्रियात्मक विकास का मतलब है शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करके गतिविधियां करना, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, पकड़ना और उछलना इत्यादि। तो
यह सिर्फ शारीरिक और क्रियात्मक विकास नहीं बल्कि मानसिक विकास का भी हिस्सा है। चलने से संतुलन और समन्वय, दौड़ने से सहन शक्ति और गति, और लिखने से क्रियात्मक कौशल और हाथ आंख के समन्वय में सुधार होता है। मैं इस पॉइंट्स को समझाऊंगा, इस पूरे पैराग्राफ को आपको समझाऊंगा। अभी एक बार आप दोबारा इस पर नजर डालिए कि क्रियात्मक विकास का मतलब है कि शरीर के अंगों का उपयोग करके गतिविधियां करना, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, पकड़ना और उछलना। यह सिर्फ शारीरिक और क्रियात्मक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास का भी हिस्सा है। कौन है जो ये चलना, दौड़ना, ये सब मानसिक विकास के भी हिस्से हैं। चलने से संतुलन बनता है और समन्वय बनता है, दौड़ने से सहन शक्ति और गति में सुधार होता है, और लिखने से क्रियात्मक कौशल और हाथ आंख के समन्वय में सुधार होता है। ठीक है, उसके बाद यहां इसने दो प्रकार के विकास को बताया है। क्रियात्मक विकास दो प्रकार के दिखाए हैं। हमने अभी आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए होंगे, उसमें इस टाइप के पॉइंट्स आपने देखे हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें भी आपने ये नाम सुने होंगे। तो क्रियात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब इन दो विकास को आपको यहाँ समझना है कि स्थूल क्रियात्मक किसे कहते हैं। जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना, सीढ़ियां चढ़ना आदि, ये सभी के सभी स्थूल क्रियात्मक विकास हैं। ये बड़ी मांसपेशियों के समूह के समन्वय से होते हैं, यानी बड़ी जो मांसपेशियां उनका इसमें यूज होता है। उसके बाद ये कहता है जी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास या कौशल, जैसे लिखना, चित्र बनाना, मोती पिरोना, बटन लगाना आदि। ये छोटी मांसपेशियां जैसे उंगलियां है, कलाई है आदि का नियंत्रण करना वो समर्थ होती है, नियंत्रण करने में समर्थ होती है। यानी दो तरह के क्रियात्मक विकास है। उसके बाद हम ये पॉइंट्स बाद में करेंगे नीचे वाला, इससे पहले हम समझ लेते हैं इसी सारे के सारे क्रियात्मक विकास को। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बच्चों को एक्टिव और फिट रखने के लिए खेलकूद, फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब हम लोग करवाते रहते हैं। और आप लोग डीईसी के स्टूडेंट्स जो हैं या अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, इसमें तो हम बच्चे के विकास को ही तो लेकर के चलते हैं। उसके विकास में ग्रोथ कर, उसके जो फिजिकल है, मेंटलिटी है, उसमें ग्रोथ करने की ही कोशिश करते हैं। सारी की सारी एजुकेशन ही ग्रोथ से रिलेटेड। तो शारीरिक विकास के बाद अगर बात करें क्रियात्मक विकास की, तो क्रियात्मक विकास का मतलब है कि हम अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी के जरिए बच्चे के शरीर के अलग अलग हिस्से का प्रयोग कर सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें और उन्हें अच्छी तरह चलाना सिखा सकें। ये क्रियात्मक विकास है। दोबारा मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, मेरे पॉइंट्स को या मेरे शब्दों को, कि क्रियात्मक विकास क्या होता है। जो शरीर के अंग हैं उनका सही ढंग से प्रयोग करना और उन विकास प्रयोग करने की क्रिया को निरंतर बढ़ाते रहना क्रियात्मक विकास है। उनका इस्तेमाल करना शरीर के अंगों का, वो क्रियात्मक विकास है। जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट में फूलों से माला बनाना सिखाया है या मोतियों से माला बनाना सिखाया है, ये क्रियात्मक विकास का उदाहरण था। और ये जो विकास होता है, ये प्रक्रिया भी बच्चों के शुरुआती जीवन में, मैंने जैसे शारीरिक विकास की कही, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंस ही रखती है। पहले की लाइफ में, बचपन काल में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो फिजिकल हेल्थ होती है ना, शारीरिक विकास, उसी के लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। हम सिर्फ शारीरिक विकास को ही महत्व नहीं दे सकते, हमें क्रियात्मक विकास को भी बचपन में महत्व देना पड़ता है। क्योंकि क्रियात्मक विकास से उसकी सोचने की, उसकी समझने की, उसके हाथों के जरिए काम करने की, उसके पैरों के माध्यम से काम करने की, ये सारी शक्तियों का विकास हो जाता है। तो क्रियात्मक विकास भी बचपन में बहुत जरूरी है। शरीर के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल इसमें कर लिया जाता है और उनका करके ही एक्टिविटीज़ को करवाया जाता है। जैसे चलना है, दौड़ना है, लिखना है, या आप ये मान लो उछलना है, या आप ये मान सकते हैं कि उनको फिजिकल एक्टिविटी जैसे व्यायाम करवाना है। ये सारे के सारे हम लोग क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और यहाँ आप
छोटी छोटी चीज़ों को समझिएगा, अब समझना भी जरूरी है। जब चलते हैं तो हमेशा संतुलन बनता है। बच्चे को हम चलना सिखाते हैं तो वो क्यों सिखाते हैं, उसके शरीर का संतुलन बनना, उसके लिए सिखाते हैं कि वो संतुलन बना सके। आपने कभी बच्चे को चलाते हैं तो हाथों की दोनों उंगलियां पकड़ के धीरे धीरे चलाते हैं ना हम लोग, हाँ, या तो उसका हाथ पकड़ के एक एक पैर आगे करके चलाते हैं, या उसको पीछे से पकड़ के यूँ धीरे धीरे आगे करने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी उंगलियों, पहले उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर उसको उंगलियां पकड़ाते हैं, फिर एक उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि वो अपने शरीर का संतुलन बनाना सीख सके। अगर वो संतुलन बनाना सीख रहा है तो वो उसका क्रियात्मक विकास है, यानी उसके शरीर के अंगों का प्रयोग करके उसका संतुलन बन रहा है। पैरों का प्रयोग करके, हाथों का प्रयोग करके वो अपना शरीर का संतुलन बना रहा है, वो उसका क्रियात्मक विकास है। इसलिए उसको चलाया जाता है। दौड़ अगर लगवाते हैं बच्चों से तो हम स्टेमिना बढ़ाने के लिए लगवाते हैं, उनकी गति में सुधार होता है, वो तेज गति से भी चल पाएंगे फिर, तो इसीलिए दौड़ का यूज़ करवाया जाता है। अगर हम बात करें जब बच्चे लिखने का काम करते हैं, लिखवाते भी हम बच्चे से, तो उनकी छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, हाथ की उंगलियों का विकास होता है। फिर उसके बाद जब बच्चे को कोई चीज़ पकड़ने के लिए हम देते हैं, फेंक करके उसको पकड़ने के लिए, बॉल पकड़ने के लिए या कोई और सामान पकड़ने के लिए, खिलौना पकड़ने के लिए जब हम कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी आंखों का समन्वय, यानी उसकी आंखें का नजरें कहाँ है, उस खिलौने के ऊपर है या उस बॉल पे है, और उस नज़र के साथ साथ उस हाथ का समन्वय बनाना, वो भी एक क्रियात्मक कौशल है। इस प्रकार की क्रियात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए ही हम कोई चीज वस्तु फेंक करके उसको पकड़ाने की कोशिश करते हैं या वस्तु के पीछे भागने की कोशिश करवाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमारी इस टाइप की होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है, और मैं चाहता हूँ कि आप समझ ही लीजिए, क्योंकि बाद में ये पॉइंट्स दोबारा के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा। माता पिता के साथ साथ उसके क्रियात्मक विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी होती है। माता पिता क्या करवा सकते हैं, उसको चलना सिखा देंगे, उसे बोलना सिखा देंगे, लेकिन उसके अन्य अंगों का, उनके बीच में समन्वय स्थापन करने का काम एक DEC वाले स्टूडेंट्स या अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप टीचर बनेंगे तो ये तो आपका दायित्व होता है। तो आपके ऊपर निर्भर होता है एक बच्चे का संपूर्ण जीवन का क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना। अगर आपने शुरुआती दौर में उसका अच्छा क्रियात्मक विकास किया है तो वो संपूर्ण जीवन उसका समन्वय उस पुराने क्रियात्मक विकास जो आपने विकसित किया उसके साथ साथ चलता रहेगा, समन्वय बना करके रखेगा वो। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। और चलना फिरना एक बुनियादी गतिविधि है, हम जानते हैं, तो वो भी जरूरी है उसके लिए। तो ये चीज़ें जो है क्रियात्मकों से विकास इम्पोर्टेंट रखता है। और क्रियात्मक विकास इम्पोर्टेंस रखने के साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना को पैदा करता है। अगर बच्चा किसी चीज़ को, बॉल को पकड़ने लग गया तो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना आ जाती है और वो फिर बार बार उस क्रिया को करना प्रारंभ कर देता है। अगर किसी बच्चे में कमी है, वो उस बॉल को नहीं पकड़ रहा है या उसके हाथों का क्रियात्मक विकास ढंग से नहीं हुआ, तो वो आप देखिएगा उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी और संपूर्ण जिंदगी उसका वो आत्मविश्वास वापस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार आत्मविश्वास को ठेस लग जाती है तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बनना। चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है प्रकार, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम चले नीचे, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, यहां पे हम प्रकार पढ़ रहे थे। ये रहा। इस दौरान इससे बच्चे ज्यादा शारीरिक रूप से सक्रिय होंगे। किससे? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अगर क्रियात्मक विकास बढ़ता है तो बच्चे शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ये सच है। मैंने अभी आपको समझाया कि क्रियात्मक विकास बढ़ेगा तो जब भी बढ़ेगा जब उसका शारीरिक विकास बढ़ेगा। और क्रियात्मक विकास अगर बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके शारीरिक विकास के जो अंग हैं, जो शारीरिक विकास में के दौरान उसके अंगों का जो विकास हुआ है, उसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है, उनका प्रयोग करना भी बढ़ गया है। पहले बच्चा एक छोटी बॉल पकड़ता है, फिर जाकर के वो आप देखेंगे जैसे ही वो बाल्यावस्था पूर्ण करता है तो वो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि इससे बच्चे ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। खेल कूद, शारीरिक गतिविधियां, दौड़ भाग आदि में रुचि लेते हैं। बिल्कुल, जब क्रियात्मक विकास बढ़ेगा तो शारीरिक खेल कूद बढ़ जाएगा,
शारीरिक गतिविधियां बढ़ जाएगी, बच्चे दौड़ भाग करना ज़्यादा प्रारंभ कर देंगे और उनमें रुचि भी लेना प्रारंभ कर देते हैं। वे अपनी उंगलियों और हाथों का प्रयोग अधिक निपुणता से करते हैं। बिल्कुल, जब क्रियात्मक विकास बढ़ेगा तो आपको पता है कि शरीर का हर अंग का प्रयोग बढ़ जाएगा। दौड़ लगाएगा तो पैरों का बढ़ जाएगा, हाथों का बढ़ जाएगा, काम करेगा, वजन उठाएगा तो हाथों का बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब वो छोटी छोटी काम करना प्रारंभ करते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को उठाना, छोटी चीज़ को उंगलियों से उठाना, आपके पेन को पकड़ना या किसी अपने छोटे खिलौनों को सिर्फ उंगलियों से पकड़ना, तो ये भी क्या है, उसके उंगलियों का, हाथों का प्रयोग करने से उसमें निपुणता आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये कहता है संतुलन, दिशा बोध और समन्वय में सुधार होता है। संतुलन, अब आपको बताया, अगर उसे पैदल चलाओगे तो उसके शरीर, पैरों में संतुलन बनेगा, शरीर में संतुलन बनेगा। अगर उसे हाथों से पकड़ करके कोई चीज़ उसे पकड़ना सिखाओगे तो उसके हाथों का संतुलन बनेगा। आपने बचपन में कभी देखा, छोटे से शिशु को जब हम खड़ा करते हैं, बिठाने की चेष्टा करते हैं, तो बुजुर्ग लोग कह देते हैं इसकी गर्दन के पीछे हाथ लगा के रखना भाई, लगा के रखते हैं ना। वो गर्दन के पीछे हाथ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसकी गर्दन, उसका ये संतुलन नहीं होता कि वो अपनी गर्दन को संभाल सके। तो उस गर्दन को संभालने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग उसके पीछे हाथ देते हैं। फिर धीरे धीरे उसको हाथ को हटा करके उसके पीछे कोई चीज़, कपड़ा वगैरह लपेटना या कोई रजाई का इस टाइप से बंडल बना करके उसके सिराने के रूप में यूज़ करवाना, ताकि वो धीरे धीरे अपने उस गर्दन को संतुलित करना सीख सके। तो ऐसे फिर वो एक समय आ जाता है कि वो संतुलन कर लेता है, अपनी गर्दन को अपने आप उठाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है कि संतुलन करना, ये भी एक क्रियात्मक विकास है और क्रियात्मक विकास से संतुलन बढ़ जाता है। दिशा बोध और समन्वय में सुधार आता है। दिशा बोध, उसे पता होता है कि लेफ्ट राइट किधर से कोई चीज़ आ रही है। वो दिशाओं का ज्ञान ना होगा उसको, लेकिन उसे ये पता होता है कि इधर से वस्तु आ रही है, इधर से आ रही है। आप उसके सामने से वस्तु फेंकेंगे, वो सामने देखेगा। जब आप लेफ्ट साइड में उसके चले जाएंगे और लेफ्ट साइड से कहेंगे उसे आवाज़ लगा के ले पकड़, तो वो लेफ्ट साइड अपनी गर्दन घुमा करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो उसे दिशा बोध यानी पता चलना लग जाता है। और समन्वय, वो आंखों को आपकी तरफ टिका लेता है। वो ये तो नहीं है ना कि आप लेफ्ट साइड से बोल रहे हो और वो राइट साइड में आपको देख रहा हो, ऐसा नहीं होता। वो आपको लेफ्ट साइड से ही देखेगा, लेफ्ट साइड में ही आपको देखेगा। तो वो आंखों का समन्वय भी उधर बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद ये कहता है बाल्यावस्था में शारीरिक और क्रियात्मक विकास का महत्व। अब ये चीज़ आप समझिए, मैंने लगभग इस पॉइंट्स को आपको यहाँ सारी बातों के दौरान समझा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार ये टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ। जो आपका सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास या शारीरिक विकास, ये जो विकास है ये बचपन में बहुत ज़रूरी है। शिशु के प्रारंभ होने से, क्षमा कीजिएगा, जन्म होने से पहले भी ये विकास होता है। बस बात इतनी है कि क्रियात्मक विकास पहले बहुत कम होता है, शारीरिक विकास पहले बहुत ज़्यादा होता है। क्रियात्मक विकास गर्भ के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन शारीरिक विकास की गति जो होती है वो गर्भ में सबसे ज़्यादा होती है, बाद में तो बहुत कम होती है जन्म के बाद। 9 महीने के अंदर शिशु के सारे शरीर की बनावट हो जाना और वो बनावट होकर के उसके हाथों का सबका निर्माण होकर के, और जन्म के बाद 1 साल में भी आप उतनी बढ़ोतरी नहीं देखेंगे जितने शिशु के जन्म के समय आपने देखी उन अंगों में। तो विकास की गति उस समय ज़्यादा होती है। विकास, शारीरिक विकास की गति जन्म के बाद तो गिर जाती है, यानी डाउन हो जाती है, जबकि क्रियात्मक विकास की गति जन्म के बाद बढ़ जाती है, जन्म से पहले कम होती है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक और क्रियात्मक विकास का ये महत्व जो है ये बता रहा है। और ये लगभग 2 साल पहले एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, हम जानते हैं। स्कूल की गतिविधियां जैसे खेल, लेखन, चित्रकारी में भाग लेने के लिए इन क्षमताओं का विकास जरूरी है। किनका? क्रियात्मक विकास का और शारीरिक विकास का, दोनों का ही जरूरी है। चाहे अगर बच्चा स्कूल की गतिविधियों में भाग ले, चाहे खेल में ले, चाहे लेखन में ले, तो शारीरिक विकास बहुत एक इम्पोर्टेंट है और स्वस्थ शरीर ही उसके लिए जरूरी है। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाता है। कौन? क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। आत्मनिर्भरता बढ़ाता है,
आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाता है। बच्चों को सीखने और सोचने की क्षमताओं में कुशलता प्रदान करता है। इसने लाइन लिखी है, बच्चों को की सीखने और सोचने की क्षमताओं को शारीरिक कुशलता बल प्रदान करती है। अब जब कोई बच्चा सीखता है, ये लाइन का अभिप्राय समझिए कि जब कोई बच्चा सीखता है और सोचता है तो उसकी जब क्षमताएं बढ़ी जाने लग जाएगी, सोचने की भी क्षमता और सीखने की क्षमता। तो जब वो सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उसके सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो उससे फर्क क्या होगा, उसकी जो शारीरिक कुशलता है, उसके शरीर से जो काम करने की कुशलता है, उसको बल मिल जाता है। उसके बाद निष्कर्ष है, हम निष्कर्ष को बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पॉइंट्स को हम अपने लहजे में इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है हमें, इसने पहले क्या लिखा था, थोड़ा सा बैक चल के देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आपका क्या कहना है इस चीज में? मैं आपको समझाना चाहूंगा, बचपन जो होता है ना, उसमें ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बहुत ग्रोथ जो है उस बचपन में शरीर की, बुद्धि की और क्रियात्मक ग्रोथ है, या आप ये मान लीजिए उसके जो क्या कहते हैं भाषाई ग्रोथ है, भाषा सीखने, लैंग्वेज ग्रोथ जो है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है जीवन में। और जन्म के समय के बाद से लेकर के इनका तो महत्व और बढ़ जाता है। तो जो जन्म का जो काल है, जन्म से लेकर के जो शिशु काल है या जो बाल्यावस्था है, ये जो फेज है ना एक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेज होती है। इस दौरान वो फिजिकल और फंक्शनल डेवलपमेंट को सीखता है, ठीक है। और इनका फंक्शनल डेवलपमेंट का और फिजिकल डेवलपमेंट का रोल भी बहुत बड़ा होता है। इस समय बच्चे का जो शरीर होता है वो तेजी से बढ़ोतरी कर रहा होता है, उसके हाथों की लंबाई, शरीर की लंबाई, ये सब तेजी से बढ़ रहे होते हैं और एक हेल्थ का निर्माण करते हैं। और हेल्थ का जब निर्माण होता है तो उसके लिए एक शार्प माइंड और हेल्थी माइंड की भी जरूरत पड़ती है। अगर हेल्थी माइंड होगा तो आप ये मान के चलिए कि उसका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो क्या है कि जब शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी उसका जरूरी हो जाता है। तो शरीर स्वस्थ तो दिमाग भी स्वस्थ। और ये बचपन की बात ही नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आप भी फिजिकल रूप से सही है ना, तो आपका भी दिमाग जो है सक्रिय रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर आप फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से, क्षमा कीजिए, शरीर से कहीं ना कहीं विकृत अवस्था में आ गए, आपने कोई शरीर को बीमारी लगा ली, तो आप देखिएगा आपको शरीर से पद के साथ साथ बौद्धिक विफलता भी आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी, माइंड भी वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे, ये जो कह रहा है कि स्कूल की गतिविधियां जैसे खेल, लेखन, चित्रकारी आदि जो है, ये उसकी क्षमताओं के विकास के लिए जरूरी है। हम इस बात को तो पहले ही जानते हैं। अगर बच्चा इन क्रियाओं को करेगा तो उसका क्रियात्मक विकास होगा। अगर क्रियात्मक विकास होगा तो वह आज कम होगा तो वह निरंतर बढ़ेगा, और अगर निरंतर बढ़ेगा तो उसका जीवन सफल होने की संभावना बढ़ती है, उसकी क्षमता कार्य करने की बढ़ती है। लिखने में बचपन में आपने देखे हैं छोटे छोटे बांके टेढ़े अक्षर लिखते थे, वो धीरे धीरे आपने उसका विकास हुआ, आज आप बहुत स्पीडली लिख सकते हैं। तो जीवन पर्यंत आपको काम आता है ना ये चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया कि इफेक्ट डालती है कि आपके जीवन की क्षमताओं को बढ़ोतरी कर देता है। अब आप देखेंगे जब बच्चे लिख रहे होते हैं, जब बच्चे लेखन का काम करते हैं या कुछ ऐसी स्थिति में आते हैं, तो उनका सूक्ष्म विकास भी बढ़ता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये चीज़ आप देखते आए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, क्षमा कीजिएगा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। ये जो कह रहा है कि इन क्षमताओं का विकास जरूरी है, किसके लिए? बच्चे के लिए। इन क्षमताओं का जो स्थूल और शारीरिक विकास है या जो क्रियात्मक विकास है, ये बहुत जरूरी होता है। इनका होना संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। स्कूल की एक्टिविटीज जो आप लोग करवाते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में करी है, और अभी आपने प्रोजेक्ट के दौरान बच्चों को एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। तो
आपने जब इनको एक्टिविटीज़ को किया, एक एक्टिविटीज़ को पहले दिन किया, उसी एक्टिविटीज़ को आपने 5 से 7 दिन बाद किया, तो आपने देखा कि बच्चों ने पहले दिन जितना टाइम उस एक्टिविटी को करने में लगाया था, दूसरी बार वो उतना समय नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब उनका कौशल का विकास होता है, यानी उनकी जो क्रिया करने की, उनके शरीर के अंगों का जो प्रयोग करना जो था उसमें बढ़ोतरी हो गई, वो ज़्यादा स्पीडली उसका यूज़ करना सीख गए। तो पहली बार में वो कम था, दूसरी बार में वो बढ़ गया। खेल के जरिए बच्चे जो होते हैं वो अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, हम इस बात को जानते हैं। जब वो खिलाएंगे उनको तो बॉडी को फिट रखते हैं, तो जब खिलाते हैं तो वो शरीर का समन्वय, उसका संतुलन बनाना भी सीखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं निष्कर्ष पर। बाल्यावस्था में शारीरिक और क्रियात्मक विकास बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की नींव है। इस समय बच्चों को पर्याप्त पोषण, व्यायाम, खेलकूद और अभ्यास का मौका देना चाहिए ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और क्रियात्मक रूप से सक्षम बन सके। निष्कर्ष आपको मैंने हमेशा कहा है, कोई भी पॉइंट पढ़ें आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी है। आप एग्जाम में भी निष्कर्ष अवश्य लिखिएगा। निष्कर्ष लिखने का फायदा होता है कि एग्जामिनर को आपने क्या लिखा है, क्या आप समझे, वो पता चल जाता है निष्कर्ष से ही, ठीक है। अब इस चीज़ पे अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में नहीं समझ आए तो आप मुझे नेक्स्ट जो क्लास होगी मैं उसमें आपके पॉइंट्स का वेट करूंगा, उसमें आपके पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे आप दोबारा समझा दीजिए। तो मेरा भरसक प्रयत्न यही होगा कि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपके पॉइंट्स के ऊपर एक वीडियो जारी कर दूं, एक लाइव क्लास आपके साथ फिर कर दूं। लेकिन अगर मैं पहले लाइव क्लास नहीं कर पाऊंगा तो मैं 100% जो आगे वाली लाइव क्लास होगी उसमें पीछे वाले पॉइंट्स को क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 5:30 बजे, क्षमा कीजिएगा 6:30 बजे मिलेंगे।